Hello everyone, once again welcome to my channel Ambitious। प्रीवियस लेक्चर में हमने महमूद ऑफ गजनवी के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से उसने भारत पे 25 इयर्स के स्पैन में 17 बार अटैक किया था। इस लेक्चर में हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो, मोहम्मद ऑफ गजनवी paved the way for the further invasion. The consequence of this led another expansion of the Ghurid Empire. महमूद ऑफ गजनवी ने जब भारत पर 17 बार अटैक किया था तो उस दौरान उसने राजपूत की रियलिटी को भी एक्सपोज किया था। उसके अटैक में ये पता चल चुका था कि अब राजपूतों के बीच में यूनिटी नहीं है। साथ ही साथ भारत की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज अनस्किल्ड है। इसकी वजह से जितने भी आगे होने वाले एक्सपेंशन थे उन सब का रास्ता काफ़ी आसान हो गया था। उसी दौरान घुरिद एम्पायर के एक रूलर मोहम्मद गौरी ने भी भारत की तरफ एक्सपेंड किया था। मोहम्मद गौरी बॉर्न इन 1149 AD इन घोर जो कि प्रेजेंटली अभी अफ़गानिस्तान में है। इसीलिए मोहम्मद गौरी को मोहम्मद ऑफ घोर के नाम से भी जाना जाता है। हिज रियल नेम वॉज सिहाब अल दीन मोहम्मद बिन शाम और मुइज़्ज़ुद्दीन। He was the ruler of a Ghurid empire. With the support of his brother, he sat on the throne. ये अपने भाई ग्याथुल-दीन के सपोर्ट से ये गद्दी पर बैठा था। ये इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय में विश्वास रखता था और ये ऐसा फर्स्ट रूलर था जिसने भारत में इस्लाम सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था। अबाउट हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, जब इस्लामिक एम्पायर जैसे कि समनाइड एम्पायर या सिजलक एम्पायर ये जब डिक्लाइनिंग फेज पर थे तो ख्वारिज़म एम्पायर और घुरिद एम्पायर ये उस अफ़गानिस्तान वाले रीजन में ये अपने अपराइजिंग फेज पर थे और इनकी जो सुप्रीमेसी थी ये काफ़ी ज़्यादा थी उस समय और ये गजनवाइड एम्पायर को भी अपने कंट्रोल में करने लगे थे। घुरिद एम्पायर की सुप्रीमेसी तब बढ़ गई थी जब इसका रूलर बना सुल्तान अला अल दीन हसन। ये घोरी का अंकल था और ये अपने भाई के डेथ इसके भाई को गजनवी एम्पायर के एक रूलर ने मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए सुल्तान अला अल दीन हसन ने पूरी गजनी सिटी को जला डाला था। इसीलिए इसको जहान सोज और वर्ड वर्नर के नाम से भी जानते हैं। सुल्तान हसन के डेथ के बाद उसका बेटा ग्याथुल-दीन गद्दी पर बैठा था और उसके सपोर्ट से मुइज़्ज़ुद्दीन यानी कि मोहम्मद गौरी मुइज़्ज़ुद्दीन ने काफ़ी सारी जगह जैसे कि गजनी को अपने कंट्रोल में किया था। 1173 AD में उसने गजनी के ओगज रूलर को हरा करके गजनी को अपने अंडर में कर लिया था। इन्वेजन टू इंडिया, जब उसने घुरिद एम्पायर में अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली थी और गजनवी पे भी कंट्रोल कर लिया था, अब उसने एक्सपेंड करने को सोचा। अपनी टेरिटरी को वो इंडिया तक एक्सपेंड करने को सोचा और इसलिए उसने सबसे पहले मुस्लिम टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करना स्टार्ट किया। उसने सबसे पहले मुल्तान, सिंध इन सारे रीजन को भी ऑक्यूपाइड किया। सबसे पहले उसने कैंपेन अपना मुल्तान पे स्टार्ट किया था। उसने उस समय रूलर वहाँ के थे कारमतियन। 1175 AD में उसने मुल्तान को कन्क्वेस्ट किया, 1176 में सिंध को, और इन दोनों कन्क्वेस्ट के बाद उसने अपने एक्सपेंशन को गुजरात की तरफ लाया। उस समय गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी का रूलर भीमदेव सेकंड था जिसको मूलराज सेकंड के भी नाम से जानते हैं। इस एक्सपेंशन में गौरी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस हार के बाद भी वो रुका नहीं। उसने अपने एक्सपेंशन को जारी रखा और पेशावर को 1179 AD में अपने अंडर कर लिया था, 1189 AD में लाहौर को और 1189 AD में वो भटिंडा को भी अपने अंडर में कर लिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, वेस्ट प्रोविंस जो थी पंजाब की वो अभी भी मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ गई थी अब तक, लेकिन ईस्टर्न प्रोविंस जो थी पंजाब की वो चाहमान डायनेस्टी के रूलर पृथ्वीराज चौहान के अंडर में थी। 1191 AD में मोहम्मद गौरी ने अपने 1200 हॉर्स के साथ पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने को सोचा था कि अटैक करके वो उसको अपने अंडर में कर लेगा। पृथ्वीराज चौहान और उसका बेटा गोविंदराज इन दोनों को इस एक्सपेंशन के बारे में पहले से पता चल गया था और वो सब इस फाइट के बारे में पहले से ही अलर्ट थे और यही इसके कारण थी कि ये इस बैटल को जीतने में
कामयाब हुए थे, क्योंकि उस बैटल को पहले से पता होने के कारण वो अपनी मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाए थे। मोहम्मद गौरी ने तीनों तरह से अटैक किया था और पृथ्वीराज चौहान ने भी काफ़ी बखूबी से काउंटर अटैक किया था। गोविंद राज से लड़ते समय मोहम्मद गौरी घोड़े से गिर गया था। उस दौरान उसका जो एक स्लेव था खलजी, बख्तियार खलजी, उसने गौरी की हेल्प की और उसको उस बैटल से ले गया था। यहाँ पे राजपूत रूलर की कन्क्वेस्ट हुई थी और गौरी जिंदा बच गया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 एडी में है हुआ था। 1192 एडी में हुआ था इस बैटल को मेडिवल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद से नॉर्थन इंडिया में इस्लाम डोमिनेंसी इस्टेब्लिश हो जाता है। दिस बैटल वॉज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया। 1192 एडी में मोहम्मद गौरी ने अपने एक्सपेंशन को ईस्टर्न पंजाब की तरफ फिर से रिपीट किया था। इस समय रूलर पृथ्वीराज चौहान था, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट थी वो थी मोहम्मद गौरी की पॉलिसी। उसने इस बार अपने मिस्टेक से सीखा था और एक राजपूतों के साथ लड़ने में उसने एक काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी तैयार की थी। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी राजपूत रूलर थे उनसे मदद मांगी थी। कितने सारों ने हेल्प किया था, बट काफ़ी ने मना कर दिया था। उनमें से एक थे राजा जयचंद्र। राजा जयचंद्र ने इसलिए मना किया था क्योंकि उनकी बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने भगा करके शादी कर ली थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और वो उसका साथ नहीं दिए थे। पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख आर्म फोर्स थी, 300 एलिफेंट थी और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वेपन थी। ठीक, और गौरी के पास केवल 1,20,000 आर्मी थी एज़ कम्पेयर टू द पृथ्वीराज चौहान के आर्मी से, और 10,000 माउंटेड आर्कर थे। उसकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी और काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थी। पृथ्वीराज चौहान इस बैटल में हार गए थे और गौरी ने उनको बंदी बना लिया था और बाद में मार दिया था। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना है कि इसने पृथ्वीराज चौहान को बाद में अजमेर में रूल करने दिया था, फिर उसके बाद मारा था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद भी इसने अपने एक्सपेंशन पॉलिसी को जारी रखा था। 1192 से लेके 1206 तक इसने अपने एक्सपेंशन को जारी रखा था और इस बार उसने गंगा जमुना दोआब वाले रीजन पे, यानी जितने भी नॉर्दर्न प्लेन वाली रीजन थी वहाँ पर अपने एक्सपेंशन को एक्सपेंड किया। 1194 एडी में उसने जयचंद्र, जो कि कन्नौज के रूलर थे, जिसने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं की थी, उसने उनको बैटल ऑफ चंदावर में हरा दिया था और कन्नौज को अपने अंडर में कर लिया था। फिर इसने बनारस की तरफ कई सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए थे। कन्नौज को कन्क्वेस्ट करने के बाद उसने नॉर्दर्न इंडिया के रीजन को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, जो कि उसका स्लेव था, और बंगाल रीजन को बख्तियार खलजी, वो भी उसका स्लेव था। इसने अपने जितने भी कन्क्वेस्ट किए गए एरिया थे, टेरिटरी थे, उसको अपने स्लेव में बांट दिया था, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था। बख्तियार खलजी ने भी अपने एक्सपेंशन पॉलिसी को जारी रखा था और उसने नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बंगाल में उसने लखनौती एम्पायर को 1204 एडी में अपने अंडर में कर लिया था। उस समय वहाँ का रूलर लक्ष्मण सेन था। मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था और इसलिए उसने अपने एम्पायर को अपने लेफ्टिनेंट में, अपने स्लेव में बांट दिया था। बट मैनेजिंग अफेयर ऑफ इंडिया वाइल रिटर्निंग टू गजनी, आफ्टर मैनेजिंग अफेयर ऑफ इंडिया वाइल रिटर्निंग टू गजनी, हिज काफिला रेस्टेड एट अ प्लेस ऑफ दमिक। जब उसने भारत में जितने भी अफेयर थे, अपने एक्सपेंशन, इन सबको ख़त्म करने के बाद जब वो गजनी वापस लौट रहा था, रास्ते में उसकी जो काफिला थी दमिक, जो कि सिंधु नदी के किनारे एक जगह है और प्रेजेंटली वो मॉडर्न पाकिस्तान में है, वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुकी थी। और जब वो शाम को इवनिंग प्रेयर परफॉर्म कर रहा था तो खोखर ट्राइब्स, एक जनजाति है, वहाँ पे रहती है सिंधु रीजन के पास,
तो उसने आकर इस पर अटैक कर दिया था और ये खोखर ट्राइब से उसकी हत्या कर दी थी 15 मार्च 1206 AD को। लेकिन अभी भी बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना है कि इसकी डेथ खोखर ट्राइब नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान ने खुद की थी, क्योंकि वो उस समय जिंदा बच गया था। इस तरह से मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है और इसने जितने भी अपने नॉर्दर्न रीजन को और बंगाल रीजन को जो अपने स्लेव में बांटा था, उन लोगों ने मुस्लिम डायनेस्टी की भारत में नींव रखी थी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।